तो अब इस वीडियो में हम लोग फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो हम लोग हालांकि फोर्स के बारे में पहले भी हम लोग स्टडी कर चुके हैं, मैं जस्ट एक रिकॉल करवा दे रहा हूँ। फोर्स क्या होता है? फोर्स इज ए फिजिकल कॉज। फोर्स एक ऐसा फिजिकल कॉज है, ठीक है, फिजिकल कॉज भी कह सकते हैं, यानी भौतिक कारण या फिजिकल एजेंट भी बोल सकते हैं। एक एजेंट है या फिजिकल क्वांटिटी तो जनरल बात हुआ। तो एक ऐसा भौतिक कारण है या भौतिक एजेंट है जो किसी वस्तु पे लग के उसके अवस्था को चेंज कर देता है। अवस्था मतलब शेप को, साइज को और दिशा को चेंज कर देता है। तो एक ऐसा एजेंट जो किसी भी वस्तु पे लग के उसके दिशा को और क्या कहते हैं, साइज को, शेप को, इस सबको अगर चेंज कर देता है तो वैसे कारण को फोर्स बोलते हैं। फोर्स का एग्जाम्पल्स कहिएगा सर दिमाग में क्या क्या हो सकता है? तो बहुत सारा हालांकि टाइप्स है, क्लासिफिकेशन हम करेंगे, बट जनरल बोल सकते हैं। अभी ग्रेविटेशनल फोर्स नाम सुने होंगे, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, विद्युत फोर्स हो सकता है। तो इस तरह से कैसे हो सकता है? फोर्स किसी वस्तु पर लगने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि बॉडी से वो डायरेक्ट टच में हो या नहीं भी हो भी सकता है टच में, नहीं भी हो सकता है। जैसे यहाँ फोर्स लगा रहे, इस बोर्ड पे फोर्स लग रहा है, डायरेक्ट टच में है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, गुरुत्वाकर्षण बल ये है, इस वस्तु को यहाँ रखा हुआ है, चौक है, इस पर ऑलरेडी बिना पृथ्वी टच किए हुआ फिर भी इस पर एक फोर्स लग रहा है। मैग्नेटिक फोर्स देखते हो, चुंबकीय बल दूर से ही खींच लेता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है दूर से भी खींच लेता है। तो इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि फोर्स लगने के लिए वस्तु एक दूसरे के टच में हो या नहीं भी हो। तो हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, यहाँ फोर्स का परिभाषा लिख लीजिएगा। क्या होगा कि फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी या स्लैश दीजिएगा, फिजिकल कॉज या फिजिकल एजेंट which change or try to change the shape, size and direction of a body when exerted का स्पेलिंग EXERTED, exerted मीन्स होता है लगना, when exerted on it मतलब जब उस पर लगता है, तो when exerted on it। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है which is represented as कैपिटल F ओवर एरो, ये होता है आपका। तो इस तरह से लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी which is represented as, ये हो गया। नेक्स्ट, इट may act डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ये किसी वस्तु पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लग सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, एग्जाम्पल्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बाबू स्पेलिंग सब लिख लीजिएगा, आपको उतना पता है, इतने बच्चे नहीं, आप लिख सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, ये सब होता है। फ्रिक्शन फोर्स, ओके। तो ये सब फोर्सेस हैं, आपका एग्जाम्पल सब है। अब हम बात करते हैं यूनिट ऑफ फोर्सेस। तो अब नेक्स्ट हेड दीजिएगा, यूनिट ऑफ फोर्सेस। फोर्स का क्या क्या यूनिट है? तो बाबू हम लोग देखे थे पिछले लेक्चर में, सिस्टम ऑफ यूनिट में, एमकेएस यूनिट में यूनिट क्या होता है? किलोग्राम फोर्स, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। एफपीएस सिस्टम में, एफपीएस में पाउंडल होता है, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, पाउंडल होता है। और सीजीएस यूनिट में डाइन होता है, ये भी ऑलरेडी डिस्कशन मैं कर चुका हूं। और एसआई यूनिट में न्यूटन होता है, ओके, जिसका सिंबल कैपिटल एन देते हैं, ये भी हमको पता है, लिख चुके हैं। एक दूसरे में कन्वर्जन भी बता चुका हूं, ठीक है, ये सब भी हमारा हो चुका है। अब नेक्स्ट हमारा हेडिंग है रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स। फोर्स को रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं? तो किसी भी फोर्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स,
रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स। फोर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो मान के चलिए बाबू ये रिप्रेजेंटेशन हुआ, यानी एक्चुअल में जो है फोर्स जो लग रहा है उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 2 डायमेंशनल पे, ठीक है, 2 डायमेंशनल पे कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे? ठीक है, रिप्रेजेंट करना है बाबू। तो रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे अगर कोई बॉडी है इस तरह से है, इस पे फोर्स अगर ऐसे धक्का दे रहे होंगे, ऐसे दे रहे होंगे धक्का, इस तरह से लग रहा होगा फोर्स, या कोई इधर से रस्सी से खींच रहा होगा, ओके, तो ये कोई वस्तु है, तो इस वस्तु को हम लोग एक ओरिजिन के माध्यम से दिखाएंगे। हालांकि रियल में 3 डायमेंशनल होगा, तो यहाँ हम लोग लेंगे ये एक्स डायरेक्शन हो गया, ये वाई डायरेक्शन हो गया, ये जेड डायरेक्शन हो गया। अब इस पर जो फोर्स लग रहा होगा तो जो इसका मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा, वो चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको हम लोग इस रूप में हम लोग देखते हैं, ऐसे लग रहा है तो इस पर ये इस तरीके से फोर्स लग रहा होगा, ये मान के चलेंगे यहाँ ये वस्तु है, इस तरीके से फोर्स आना है, थोड़ा डायरेक्शन चेंज हो गया ना, ये ऐसे है ना, तो ऐसे लगा देंगे, ये फोर्स लग रहा होगा। ये सब ओरिजिन से दिखाएंगे, ठीक है, ओरिजिन से दिखाएंगे। अब दूसरे चीज में बात करते हैं, ये तो हुआ किसी वस्तु पे फोर्स कैसे दिखाते हैं। तो इसमें चीज ध्यान देना है, ध्यान क्या देना है, इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए। यानी अगर ऐसे फोर्स लगते रहता तो उसको हम इस तरीके से ही इस पे इसे दिखाते हैं, अगर ऊपर की ओर इधर की ओर फोर्स लगते रहता तो इस पे ऐसे दिखाते। मतलब यहाँ भले अलग अलग लग रहा हो, यानी ये समझिए कि यहाँ हम ओरिजिन फिक्स कर दिए हैं, ओरिजिन फिक्स कर दिया, सबको एक बिंदु पे हम दिखा रहे हैं इस तरीके से, ओके। तो रिप्रेजेंटेशन का ये तो किसी बॉडी पे हुआ। अब जो एक रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं वो दूसरे रिप्रेजेंटेशन मैं बताता हूँ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो बाबू एक क्या होता है, इसके लिए भी एक स्टैंडर्ड लेना पड़ता है, जैसे यूनिट में ये स्टैंडर्ड लेते थे उसी तरीके से यहाँ भी आपको एक स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा, यहाँ भी एक स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा, समझ रहे हैं, और उसी अनुपात में उसी प्रोपोर्शन में आपको लिखना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल कि अगर ये फोर्स है, अगर ये 10 न्यूटन मान लेते हैं, यानी इतना दूरी है, यानी 2 बित्ता के बराबर है, ठीक है, इसको अगर 10 न्यूटन मान रहे हैं तो ये एक स्केल हो गया, यानी 10 सेंटीमीटर बराबर हम लोग 10 न्यूटन मान लिए, यही हो गया, ये स्केल बोलते हैं बाबू, स्केल, यानी 10 सेंटीमीटर स्केल हो गया। हालांकि बड़ा दिख रहा है, हो सकता है कि 30 सेंटीमीटर हो, 30 सेंटीमीटर बराबर 10 न्यूटन हम मान लेते हैं। तो अगर 5 न्यूटन को दिखाना हो फोर्स को तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो 5 न्यूटन मतलब इसका आधा, यानी 15 सेंटीमीटर, 5 न्यूटन दिखाना है तो इसका आधा करना है, यानी ये हो गया आपको 5 न्यूटन हो गया। -5 न्यूटन को दिखाना होगा तो मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं करना है, डायरेक्शन चेंज कर देना है, बस दिशा चेंज कर दिए, ये हो गया माइनस। ये क्या है, स्टैंडर्ड हो गया, ये स्टैंडर्ड हो गया, इसके आधार पे काम कर रहे हैं, ये दिखा रहा है, ये बस इसके पैरेलल आपने खींच दिया, ये 5 न्यूटन हो गया। इधर अपोजिट डायरेक्शन कर दिए और इसको बोलेंगे -5 न्यूटन, तो ये क्या हो गया बाबू, 5 न्यूटन हो गया। ये क्या होगा, -5 न्यूटन हो गया, दिशा चेंज। हम 20 न्यूटन खींचना चाह रहे हैं, 20 न्यूटन फोर्स को दिखाना चाह रहे हैं, ऑब्वियसली इसका दुगुना खींचना पड़ेगा, ये हो गया इतना प्लस इतना, ये दिखा रहा है 20 न्यूटन दिखा रहा है। तो ये किस आधार पे ले रहे हैं, ये एक स्टैंडर्ड है, ये स्केल नहीं, इसके आधार पे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसके आधार पे, ये स्टैंडर्ड के आधार पे, तो इसी को बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स, ठीक है, रिप्रेजेंट फोर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें ध्यान क्या रखना है कि सबसे पहले एक आपको स्टैंडर्ड फिक्स करना होगा, आपको एक स्टैंडर्ड फिक्स करना होगा, इसमें यही चीज ध्यान रखना है, एक स्टैंडर्ड फिक्स कर लीजिए और उसका जो एक स्केल ले लीजिए, यही वो स्टैंडर्ड फिक्स करना। हो सकता है हम 10 सेंटीमीटर को हम 50 न्यूटन फोर्स मान रहे हो सकता है 1 सेंटीमीटर को आप 10 न्यूटन फोर्स मान रहे हो, कुछ भी हो सकता है, ये आप पे डिपेंड करता है कैसे रिप्रेजेंट करें। तो हालांकि इस टाइप का आप लोग क्लास 9-10 में जब ग्राफ बना रहे थे तो वहाँ भी तो एक स्केल लेते थे, जब ग्राफ बना रहे थे तो वहाँ भी आप एक स्केल मान रहे थे कि 10 घर बराबर इतना संख्या होता है, इतने बच्चे को मार्क्स रिप्रेजेंट कर रहा है, एज रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसी तरीके से यहाँ भी आप स्केल ले रहे हैं, उसके आधार पे आप यहाँ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं फोर्स का। तो मैग्नीट्यूड यहाँ हो गया और दिशा डायरेक्शन, तो डायरेक्शन में 2 ही हो सकता है, या तो पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा। अगर जिस डायरेक्शन में स्टैंडर्ड माने हैं
तो उसी डायरेक्शन में दिखाएंगे तो प्लस में होगा, उसका एरो का साइन उल्टा कर देंगे तो निगेटिव होगा। तो बाबू रिप्रेजेंट करने के लिए ध्यान रखिएगा, इसको, इस पोर्शन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं, और ये है टेल है, टेल मतलब पुछरी होता है बाबू, टेल, ठीक है। और ये क्या है, एरो है, एरो मीन्स होता है तीर होता है, जो धनुष तीर वाला नहीं होता है वो तीर होता है, तो इसको हेड बोलते हैं, इसको टेल बोलते हैं। तो किसी भी चीज पे आप अगर दिखा दिए, अगर ऐसे लिख देते हैं तो ये इसका मतलब एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एफ अगर देते हैं तो इसका मतलब ये फोर्स वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, ये देते हैं वी के ऊपर तो वेलोसिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये अगर देते हैं तो एक्सेलरेशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये देते हैं तो ये मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं, ये देते हैं तो ये इम्पल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये देते हैं ये टॉर्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरीके से बाबू ऐसे लिख रहे हैं तो ये एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये देते हैं बाबू तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कर रहा है, वेक्टर, सब वेक्टर है, ठीक है। अगर आप एस बार देते हैं तो ये रिप्रेजेंट कर दिया है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको डिस्प्लेसमेंट को, जो एक वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन अगर इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, यही चीज है, हम कह रहे हैं कि मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर, तो इसी को अगर मोड में लगा देते हैं तो ये मैग्नीट्यूड हो गया। अगर इसको हम ऐसे कर देते हैं तो ये मोमेंटम है उसका, ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फोर्स है उसको मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम एग्जाम्पल से देखते हैं कि कैसे लिखा जाता है, ठीक है, कैसे हम लोग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को दोनों को हम एक साथ कैसे लिखते हैं, ठीक है बाबू। तो यही था रिप्रेजेंटेशन था, समझ में आ गया। तो हम लोग कहते हैं कि मान लेते हैं कि एक एफ लिखा हुआ है, लिख रहे हैं कि 5 न्यूटन नॉर्थ। देखिए 5 न्यूटन ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, मैग्नीट्यूड को, मैग्नीट्यूड को, और ये नॉर्थ हो गया, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन को। तो इसका मतलब क्या है कि फोर्स एक ऐसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड को, तो 5 न्यूटन लिखेंगे, दैट्स ऑल, खत्म हो गया। सिर्फ मैग्नीट्यूड को तो इस तरह के रिप्रेजेंट करेंगे, या इसको तरीका है इसे कि स्मॉल एफ लिख देंगे तो हो जाएगा 5 न्यूटन। हालांकि इसमें थोड़ा कंफ्यूजन भी हो जाता है, कभी हो सकता है सर आपको दिमाग में फ्रिक्शन कर रहे हैं सर ये, अगर सिर्फ स्मॉल लिखते हैं तो बाबू मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर, और कैपिटल में लिखेंगे उसके ऊपर वेक्टर का साइन देंगे तो वो वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मॉड लगाएंगे, इसको बोलते हैं मॉड, पढ़ते हैं बाबू, मॉडुलस, मॉडुलस, मॉडुलस हो गया, ठीक है। मॉडुलस मतलब होता है मैग्नीट्यूड, मैथ में पढ़ते हैं। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में अगर मॉडुलस लगाया हुआ है इसका मतलब उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, डायरेक्शन की बात वहां नहीं हो रही है, ठीक है, ये है। हालांकि इसी कड़ी में हम रिप्रेजेंटेशन के बढ़ते हुए हम बात करते हैं एक होता है बो नोटेशन होता है, बो, BOW, बो नोटेशन होता है। इसके बाद हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। एक होता है बो नोटेशन, बो नोटेशन, BOW, बोज नोटेशन, नोटेशन, बोज नोटेशन। तो ये नोटेशन क्या बोलता है, तो बाबू ये नोटेशन बोलता है ये किसी भी वेक्टर के लिखने का तरीका है। हालांकि इसका इस्तेमाल जनरली होता है जब ग्राफिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देखिए किसी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए फोर्थ चीज़ में 2 मेथड होता है, एक एनालिटिकल मेथड होता है, दूसरा ग्राफिकल मेथड होता है। तो एनालिटिकल मेथड का मतलब होता है कैलकुलेशन करके निकालते हैं, और ग्राफिकल मेथड है कि डायरेक्ट आप फिगर के हेल्प से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसको बोलते हैं ग्राफिकल मेथड बोलते हैं। तो उसके लिए बो नोटेशन की जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो बो नोटेशन, नोटेशन मीन्स होता है चिन्हित करना, इंगित करना, कैसे दिखाना, दर्शाना, नोटेशन मतलब होता है। अब वो हो गया, वो तो कोई नाम है, कुछ है। तो इसमें होता क्या है, जैसे ये एक फोर्स है, ठीक है, एक फोर्स है। अभी हालांकि पता नहीं चला, वेलोसिटी भी हो सकता है, एक्सेलरेशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मोमेंटम, इंपल्स, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसके ऊपर हमने लिख दिया ये फोर्स हो गया 10 न्यूटन, लिख दिए। अब कहेंगे नहीं, अब एक्सेलरेशन, वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट, अब ऐसा कुछ नहीं, ये क्या है, सिर्फ फोर्स है। इसको बो नोटेशन में अगर दिखाना हो तो होता क्या है बाबू, बो नोटेशन में दिखाने के लिए कि ये फोर्स है तो वो तो दीजिए ही, जो लाइन होता है इसके ऊपर और नीचे एक स्पेस है, तो
स्पेस 1 हो गया और स्पेस 2 कहिएगा, ये तो बड़ा चीज हो गया बाबू। ये पूरा स्पेस को ये लाइन 2 भाग में बांट दिया, ये लाइन 2 भाग में बांट दिया, स्पेस 1 स्पेस 2। तो इस स्पेस को ए नाम देते हैं, इसको बी नाम देते हैं, ठीक है, इस तरह से घेर दीजिए। तो यही है बोन नोटेशन, यानी जो स्पेस है उसको हम लोग 2 भाग में बांट दिए, यही है बोन नोटेशन। एग्जाम्पल लेते सर, अजीब टाइप का लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर डिटेल में, तो मान के चलते हैं बाबू इस तरीके से हम कोई सेक्शन ले रहे हैं, इस तरह से कि हम प्रैक्टिकल वाला दिखा रहे हैं। एक ट्रस सिस्टम है, ट्रस बोलते हैं, यह ट्रस बाबू, इसको बोलते हैं ट्रस, ट्रस बोलते हैं, ट्रस सिस्टम। कहिएगा सर ये ट्रस नहीं बाबू, एक्चुअल में ट्रस क्या होता है बताता हूँ। इस टाइप से देखे होंगे ब्रिज सब में, इस टाइप से फोर्स सब लगे होते देखते होंगे, ठीक है, इस टाइप से फोर्स सब लगते हुआ यहाँ रिएक्शन रहता है, ये हावड़ा ब्रिज सब है बाबू, जो सभी इस तरह से ट्रस सिस्टम। उसी का एक छोटा सा पार्ट ले लिए हैं, कोई भी एक पार्ट ले लिए हैं, यही एक पार्ट ले लिए हैं। तो ऐसा है कि यहाँ एक फोर्स लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है, पी फोर्स लग रहा है, ये रोलर सपोर्ट है, ये आपका रिएक्शन है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, या 1 2 3 कर देते हैं, ठीक है, ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है और ये 3 पॉइंट है बाबू। इस हर एक जो जुड़ा हुआ है इसको बोलते हैं मेंबर, इस हर एक पार्ट को क्या बोलते हैं, मेंबर बोलते हैं बाबू, मेंबर। हर एक पार्ट को क्या बोलते हैं, मेंबर बोलते हैं, ठीक है, हर एक पार्ट को मेंबर बोलते हैं, ठीक है, हर एक पार्ट को मेंबर बोलते हैं, मेंबर बोलते हैं। तो ये मेंबर जो है इसमें फोर्स लग रहा है ऑब्वियसली। तो देखिए ये पूरा स्पेस को, इस पूरे स्पेस को बांट रहा है ना, कितने भाग बांट रहा है, ये फोर्स, इसमें जो फोर्स लग रहा है 2 भाग बांट रहा है, ये इसमें फोर्स लग रहा है, इस दोनों भाग बांट रहा है, ये फोर्स लग रहा है दोनों बांट रहा है, ये फोर्स लग रहा है इसे बांट रहा है। तो बांट रहा है ना स्पेस को, तो इसलिए नाम दे देंगे बाबू, इधर वाले का नाम दे दीजिए ए, इधर वाले का बी, इधर वाले स्पेस का सी, इधर वाले का डी, ठीक है, इस तरीके से दे सकते हैं, ओके डी। तो अब हम बात करते हैं, ओके, यहाँ भी इस बार नाम दे दीजिए, यहाँ से भी हम नाम दे सकते। तो हम लिखेंगे, बोलेंगे, ये हम बोलेंगे डी हो गया। तो हम बोलेंगे जो फोर्स लग रहा है इसमें लग रहा है फोर्स, मान लेते हैं इसका F1 नाम दे रहे हैं, F2 कुछ दे दीजिए, नाम दे दीजिए, ये इसमें F2 नाम दे दीजिए, इसमें F3 नाम दे, और ये P फोर्स है। तो हम कहेंगे कि F1 एक्टिंग बिटवीन, F1 जो एक्टिंग कर रहा है किसमें, किस के बीच में, ए डी के बीच में, ए डी के बीच में। हाँ, इसमें एक चीज ध्यान देना पड़ता है, क्लॉकवाइज ले रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं, इसमें एक चीज ध्यान रखना पड़ता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ओके, कि क्लॉकवाइज सब सिस्टम चल रहा है या एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो किसके हम चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो ए से चल रहे हैं, किसके बीच चल रहे हैं, ए से हम लोग इधर से घूम रहे हैं, यानी F1 जो फोर्स लग रहा है तो इसको ये चल रहा है, किसके बीच लग रहा है, AD के बीच लग रहा है, AD के बीच लग रहा है। F2 जो फोर्स लग रहा है, F2 जो फोर्स लग रहा है वो किसके बीच लग रहा है, AD के बीच है। ये है BD के लग रहा है, BD के बीच लग रहा है। इसी तरीके से बाबू ये लग रहा है CD के बीच लग रहा है, फिर उसी तरह P फोर्स लग रहा है। तो इसी तरीके से बाबू रिप्रेजेंटेशन करते हैं, बोन नोटेशन करते हैं, क्लियर है। तो इतने ही, हालांकि यही चीज जानना है, इसमें और कुछ ज़्यादा जानना नहीं है। ये होता है बस, ये स्पेस को स्पेसिफाई करता है, इसमें स्पेस का चर्चा होता है, स्पेस को कितने भाग बांट देते हैं, यही बोन नोटेशन है, ठीक है। तो हालांकि ठीक है, निकल गया। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, अभी तक का है क्या, तक कभी देखे नहीं पूछते हुए बोन नोटेशन सबसे, ओके ना ऑब्जेक्टिव में ना सब्जेक्टिव में कहीं कुछ पूछता नहीं है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, हालांकि ये भी पूछता नहीं बट जानना जरूरी है, जो हेडिंग देते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्सेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्सेस, यानी फोर्स के क्या गुण है, इसके बारे में हमको जानना है। फोर्स के क्या क्या गुण है, तो बाबू जानते हैं क्या क्या गुण होता है। तो सबसे पहला गुण होता है बाबू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फोर्स के पास क्या होता है, ये गुण है उसका कि उसका अपना खुद का मैग्नीट्यूड होता है। इसके बाद क्या होता है, खुद का क्या होता है बाबू, डायरेक्शन होता है। खुद का क्या होता है, डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है।
तीसरा होता है बाबू नेचर ऑफ फोर्स, या सर उससे पहले हम लेते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन किसको बोलते हैं? POA बोलते हैं। चलिए हम बताते हैं सब, एक ही एग्जांपल में सारा ले लेंगे। नेक्स्ट होता है नेचर ऑफ फोर्स, नेचर ऑफ फोर्स। पांचवा होता है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन, एक्शन ऑफ फोर्स। यही है बाबू प्रॉपर्टी है, यही कैरेक्टरिस्टिक्स है। टोटल 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और यही इसका प्रभाव भी होता है फोर्स का। फोर्स का 5 प्रभाव है, देखते हैं सब वन बाय वन चर्चा करते हैं। तो मान के चलते हैं कि एक प्रैक्टिकल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं इस टाइप से बाबू। आप हालांकि ये क्या चीज़ है शायद समझ में नहीं आ रहा हो, ये है बाबू सपोर्ट है। जैसे टेबल जो होते हैं, बेंच है, नीचे से सपोर्ट लगा हुआ है, या कोई आपका क्या कहते हैं